निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, मिटत नहीं को सूल। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत आपके लिए लेकर आए हैं देवनागरी लिपि विषय को। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, उसमें गुण क्या हैं, दोष क्या हैं और समय समय पर उसमें सुधार क्या हुए हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट एपिसोड को हम देखेंगे। और यदि चैनल के ऊपर अभी तक आप नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। सबसे पहले हम देखेंगे लिपि का विकास कैसे होता है। आप भी जानते हैं कोई भी चीज होती है या विकास हो या उत्पत्ति हो, यकायक नहीं विकास होता है और न ही यकायक किसी चीज की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही देवनागरी लिपि भी कैसे कैसे आगे बढ़ती है हम देखेंगे। भाषा की उत्पत्ति भावों को ध्वनियों के द्वारा व्यक्त करने के लिए हुई और लिपि की उत्पत्ति उसे चित्रों, चिन्हों, प्रतीकों के द्वारा प्रकट करने के लिए। यह कार्य भाषा के विकसित और स्थिरीकरण के बाद हुआ होगा। फिर जो है प्राचीनतम अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 4000 ईस्वी पूर्व तक लेखन कला की किसी भी व्यवस्थित प्रणाली का कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित प्रयास 10,000 ईस्वी पूर्व से कुछ पहले ही किए गए थे। इस प्रकार दोनों के बीच अर्थात 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के मध्य लगभग 6,000 वर्षों में लिपि का धीरे धीरे विकास होता रहा है। और अब हम लिपि के विकास के क्रम को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले किस लिपि का विकास होता है, तो पहला क्रम है चित्रलिपि। यानी क्या है, चित्रलिपि ही लेखन के इतिहास की पहली सीढ़ी है। इसका तात्पर्य यही है कि सबसे पहले क्या है, चित्रों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया गया। यानी चित्रों को प्रतीकों के माध्यम से देखा गया, उन्हीं चित्रों से लेखन एवं चित्रकला दोनों का इतिहास आरंभ होता है। ये चित्र कंदराओं की दीवालों, प्रस्तर खंडों, प्रस्तर मतलब पत्थर के टुकड़ों के ऊपर, हाथी दांतों, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल, मिट्टी के बर्तन आदि पर बनाए जाते थे। तो सबसे पहले आपने देखा चित्रलिपि आई। उसके बाद में जो अगला विकास इसका होता है वो है प्रतीक लिपि। विकसित होने के बाद चित्रलिपि ने प्रतीक रूप धारण कर लिया। विवाह आदि के अवसर पर जैसे हल्दी भेजना, यानी क्या है, ये प्रतीक भेजते थे। जैसे ही आपके घर में कोई हल्दी लेकर के आता था, आप समझ जाते थे कि क्या ये कोई शुभ कार्य होने वाला है, कोई विवाह होने वाला है या कोई अच्छा काम घर में किसी के होने वाला है। तो ये क्या है, प्रतीक के द्वारा, गार्ड द्वारा हरी या लाल झंडी दिखाना। ये क्या है, जैसे आप जानते हैं कि रेलगाड़ी रुक जाती है, रेलगाड़ी चल देती है, राखी भेजना आदि, ये सब क्या है, प्रतीक लिपि के अंतर्गत आते हैं। यानी क्या है, प्रतीकों के द्वारा ही लोग भावों को समझ लेते थे, जान लेते थे। फिर उसके बाद में अगला इसका विकास होता है सूत्र लिपि। यह परंपरा किसी न किसी रूप में आज भी शेष है। स्मरण एवं गणना के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी, पेड़ों की छाल आदि में गांठें लगाई जाती थी। किसी बात को सूत्र रूप में याद करके रखने की परंपरा का भी संबंध इससे ज्ञात होता है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, छंद, शास्त्रीय और गणितीय सूत्रों का निर्माण इसी पद्धति पर होता था या किया जाता था। उसके बाद में विचार या संकेत लिपि। विकास के युग में आगे चलकर यानी चित्रलिपि आई, प्रतीक लिपि आई, सूत्र लिपि आई और फिर एक इसमें संकेत में बदल गई। इनमें आकृति क्या है, मौन हो गई। यानी आप कुछ बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं और संकेतों ही संकेतों में अपनी बात को कर लेते हैं। और विचार प्रधान, जैसे चलते हुए दो व्यक्तियों के चित्र बनाकर समानांतर रेखाओं
का प्रयोग होने से लगा। इसी प्रकार क्या होता है आगे, जैसे गणित के चिन्ह आप देख रहे हैं, जिसको आप कहते हैं प्लस का निशान यानी धन का चिन्ह, और ये आप देख रहे हैं ऋण का चिन्ह, ये गुणा का निशान देख रहे हैं, ये भाग का देख रहे हैं, ये प्रतिशत का देख रहे हैं। ये सब क्या है, संकेत लिपि के ही अवशेष हैं। फिर आगे जो इसका विकास होता है वो है ध्वनि लिपि, यानी अन्य सभी लिपियां किसी वस्तु या भाव को प्रकट करती हैं, उनमें उस वस्तु या भाव के नाम से कोई संबंध नहीं होता है, पर इसके विरुद्ध ध्वनि मूलक लिपि में चिन्ह किसी वस्तु या भाव को न प्रकट कर ध्वनि को प्रकट करते हैं और उनके आधार पर किसी वस्तु या भाव का नाम लिया जा सकता है। नागरी, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की लिपियां ध्वनि मूलक ही हैं। और ध्वनि लिपि के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अक्षरात्मक, दूसरा है वर्णनात्मक। अक्षरात्मक लिपि में चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है, यानी वर्ण को नहीं। नागरी लिपि अक्षरात्मक है। इसके का चिन्ह में का, धन, आ, यानी का क्या है, ये व्यंजन है, आ क्या है, ये स्वर है। दो वर्ण मिलते हैं। ये इसलिए है चूंकि हर व्यंजन में एक स्वर रहता है। पर इसके विरुद्ध क्या होता है, रोमन लिपि कैसी है, वर्णनात्मक है। उसमें के केवल का है। अरबी, फारसी, बंगला, उड़िया, गुजराती आदि लिपियां कैसी हैं, ये सब अक्षरात्मक लिपियां हैं। लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी कौन सी आपने देखी थी? सबसे पहले चित्रलिपि है। तो उसकी अंतिम पीढ़ी कौन सी है? वर्णनात्मक लिपि में ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग चिन्ह होते हैं और उनके आधार पर सरलता से किसी भी भाषा का कोई भी शब्द लिखा जा सकता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये आदर्श लिपि है। रोमन लिपि भी इसी प्रकार की है। अब हम जानेंगे क्या है देवनागरी लिपि, जिसका हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। नागरी लिपि क्या है? आज भारत की प्रधान लिपि बन गई है। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, नेपाल आदि में प्रायः सभी शिलालेखों, ताम्रपत्रों, हस्तलिखित सामग्रियों में होता रहा है। किंतु जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, इसके नामकरण को भी लेकर लोग चिंतित हो गए। लेकिन नामकरण में भी क्या है, मत वैभिन्न है, यानी लोगों का एक मत नामकरण को लेकर नहीं है। अब क्या क्या बातें नामकरण को लेकर कही गई हैं उनको हम देखेंगे। प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? नागरी। आपको ये बात ध्यान रखने योग्य है, यानी नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका एक नाम क्या पड़ा है? नागरी। फिर है गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण ये नागरी कहलाई है। फिर तीसरा है देवनागरी काशी में प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, यानी देवताओं की नगरी में इसका प्रयोग होता था, इसलिए इसको देवनागरी कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार बौद्धों के ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लिखित नागलिपि से नागरी जुड़ी हुई है, यानी तरह तरह के मत आप देख रहे हैं। देवभाषा संस्कृत के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया? देवनागरी पड़ा। उपर्युक्त सारे मत क्या हैं? ये अनुमान पर आधारित हैं, यानी कोई प्रामाणिकता पर नहीं आधारित है। इनके सार्थक आधार कोई नहीं है। इसीलिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना आदि विद्वानों ने इसके नामकरण आधार की अनिश्चितता की ओर इशारा किया है। फिर भी क्या है, दो आधार स्वीकृत किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका नागर जनों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है। दूसरा है संस्कृत देवभाषा देववाणी के नाम से जानी जाती है, अतः उसके लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि नागरी को देवनागरी कहा गया। अब हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसका विकास कैसे होता है। नागरी लिपि का उद्भव
ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से माना जाता है। ये बिंदु आपके ध्यान रखने योग्य है। उत्तरी भारत में देवनागरी लिपि का कोई भी लेख 10वीं शताब्दी के पूर्व नहीं प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी के लेख भी प्राप्त हुए हैं। देवनागरी का सर्वाधिक स्पष्ट रूप सर्वप्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा दंतदुर्ग के सामनगढ़ में 754 ईस्वी में दान पत्र में अंकित है। नागरी लिपि का पुराना रूप प्राचीन नागरी कहलाया और आधुनिक रूप जो उसका है उसे हम देवनागरी कहते हैं, और दक्षिण भारत में इसको नंदी नागरी कहा गया है। 11वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग संपूर्ण भारत में होने लगा था। अपनी वैज्ञानिकता के कारण इसका प्रयोग हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि बोलियों में क्या होता है, बहुतायत से देखने को मिलने लगता है। फिर हम देखेंगे देवनागरी का वर्तमान स्वरूप क्या है, यानी किस रूप में वर्तमान में देवनागरी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। देवनागरी में कुल श्वसन गति के अनुरूप कुल 49 चिन्ह हैं। इनके विभाजन स्वर तथा व्यंजन के रूप में किए गए हैं। पुनः उन्हें मूल स्वरों, संयुक्त स्वरों, मूल व्यंजनों, संयुक्त व्यंजनों में उपविभाजित किया गया है। देवनागरी के वर्तमान व्यंजनों यानी संयुक्त व्यंजन जैसे छत्रंग्या को छोड़कर 7 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? कंठ वर्ग जिसमें काखा गाघा अंगा है, तालव्य वर्ग है, दंत्य वर्ग है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, अंतस्थ है यानी यारा लावा, एवं ऊष्म, शाखा, साहा, ये 4 वर्ण आते हैं इनमें ऊष्म में। फिर जो है नागरी अंकों यानी नागरी के अंक कौन से हैं, जो आप जिनका हिंदी में गणित की भाषा में प्रयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रयोग रोमन में 1, 2, 3 आप देख रहे हैं, यानी हमारी नागरी में इस तरह से अंकों का प्रयोग होता है और रोमन में इस तरह से अंकों का प्रयोग होता है। नागरी के व्याकरणिक प्रयोग संस्कृत जैसे ही हैं, किंतु उनमें वर्तमान स्वरूप में अनुनासिक हैं, जैसे अंगा, इया, अड़ा, नामा आदि के स्थान पर अनुस्वार, ये अनुस्वार है, के प्रयोग होते हैं। जैसे अंक के स्थान पर ये अंक लिखा जाने लगा, पंप के स्थान पर ये पंप लिखा जाने लगा। फिर जो है विराम चिन्ह आदि, पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई और अंग्रेजी के विराम चिन्ह में आप देखते हैं ऐसे रुका जाता है, बिंदु का प्रचलन है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई है उन्हें संयुक्त करते समय खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, जैसे ख्याल, पक्का आदि। देवनागरी में क्या होता है, शिरोरेखा को स्वीकृति मिली हुई है। शिरोरेखा मतलब क्या है, जब आप किसी शब्द को लिखते हैं उसके ऊपर जो इस तरह से लाइन खींचते हैं, इसको क्या शिरोरेखा कहते हैं। किंतु क्या है, उसका शिरोरेखा विहीन स्वरूप भी प्रचलन में है, यानी आप जैसे लिखते हैं तो उस पर लाइन ही नहीं खींचते हैं। फिर है फारसी की क, ख, ग, फ ध्वनियाँ देवनागरी में मौजूद हैं, यानी ये सब क्या हैं, फारसी की ध्वनियाँ हैं, लेकिन हमारी हिंदी में देवनागरी लिपि में भी प्रयुक्त हो रही हैं। रोमन लिपि के प्रभाव से देवनागरी में एक नई ध्वनि समाहित हो गई है। नई ध्वनि कौन सी है, ये है आ मतलब जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो उसके ऊपर आप ये लगाते हैं, तो ये कहाँ से आई हुई है हमारी देवनागरी में, ये रोमन लिपि से आई हुई है। जैसे देख रहे हैं आप, शब्द नीचे दिए हुए भी हैं, डॉक्टर, कॉपी, तो ये क्या है, हम हिंदी में इसका प्रयोग कर रहे हैं, देवनागरी में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है, रोमन से आई हुई लिपि है। फिर उसके बाद में देवनागरी में रोमन एवं अन्य विदेशी भाषाओं के प्रभाव स्वरूप अनेक विराम चिन्ह शामिल हो गए हैं। जैसे अल्प विराम के लिए कामा, आप देख रहे हैं ये निशान, अर्ध विराम के लिए सेमी कोलन कामा, ये अर्ध विराम है हिंदी में, पूर्ण विराम के लिए ये अंग्रेजी में फुल स्टॉप है, विवरण चिन्ह, डैश आदि जिसको आप कहते हैं, लेकिन क्या है, इसका देवनागरी में भी प्रयोग हो रहा है। अब हम देखेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, यानी कितनी प्रमाणिक है, कितनी वैज्ञानिक है हमारी लिपि
देवनागरी। वर्तमान समय में देवनागरी लिपि विश्व लिपियों में न केवल एक खास निजी पहचान है, बल्कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक लिपि के रूप में चर्चित है। किसी भी वैज्ञानिक या आदर्श लिपि में जो गुण होने चाहिए वो सब इसमें विद्यमान है। मोनियर विलियमसन का कहना क्या है? देवनागरी लिपि में यद्यपि जा फा के लिए वर्ण नहीं है, तथापि ये सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यद्यपि नुक्ता वाले जैसे जा फा, यानी जा के नीचे आप बिंदी देख रहे हैं, फा के नीचे आप बिंदी देख रहे हैं, इसको नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता वाले जा एवं फा वर्णों की उपयुक्तता ने नागरी की इस कमी को पूरा करके स्वयं को सर्वोत्तम लिपि के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, ये भाषा वैज्ञानिक हैं हमारे हिंदी के बहुत बड़े भोलानाथ तिवारी जी, इन्होंने क्या एक आदर्श लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, यानी आदर्श लिपि में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। पहली बात जो बताई है कि आदर्श लिपि में एक धुन के लिए एक चिन्ह होना चाहिए। दूसरी बात, एक चिन्ह केवल एक धुन का बोधक होना चाहिए। तीसरी बात, चिन्हों का स्वरूप भिन्नता के लिए उसमें मात्रा एवं वर्ण बोधक चिन्हों की भिन्नता अनिवार्यतः होनी चाहिए। फिर है, चिन्हों को आधुनिक लेखन एवं मुद्रण के यांत्रिक साधनों के उपयुक्त होना चाहिए। इस लिपि का देश की परंपरा, जनता एवं जाति चरित्र से लगाव होना चाहिए। अन्यान्य देशी लिपियों से उसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। देवनागरी लिपि क्या है? उपर्युक्त विशेषताओं से संपन्न होने के साथ ही अपनी सुपाठ्यता, ध्वन्यात्मकता, आकृति सुडौलता, स्पष्टता के लिए भी प्रसिद्ध है। गुण या वैज्ञानिकता की दृष्टि से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हम देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, यह भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों वर्णों से संपन्न है। यह क्या है? अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। इसके ध्वनि प्रतीकों के क्रम वैज्ञानिक हैं। इसमें सप्तम वर्गीय व्यंजन इस बात के प्रमाण हैं, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ एवं ऊष्म। फिर उच्चारण एवं स्थान उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से देवनागरी की प्रत्येक ध्वनि का सार्थक विश्लेषण पूर्णतया संभव है। इसका वर्तमान स्वरूप युगों के प्रयोग पर आधारित है, इसलिए इसे पीछे परंपरा का बल प्राप्त है। इसकी वर्णमाला एवं वर्तनी सीख लेने पर शब्दों के हिज्जे अर्थात वर्तनी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिज्जे उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्तनी। हिंदी में वर्तनी कहते हैं और उर्दू में हिज्जे कहते हैं। केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने मात्र से उन्हें ठीक ठीक लिखा जा सकता है। ब्राह्मी की उत्तराधिकारी होने के कारण समस्त भारतीय लिपियों से इसका यत् किंचित साम्य है, यानी कि समानता है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। साथ ही इसमें लिखित शब्द के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है और अनुच्चरित ध्वनियाँ जो होती हैं लिखी ही नहीं जाती हैं। जैसे हम का या खा का उच्चारण करते हैं तो इनका लिप संकेत भी का या खा ही होता है। इसके विपरीत रोमन लिपि में यह वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती है। वहाँ उच्चारण करते समय वाक तो लिखते हैं, लेकिन क्या होता है अंग्रेजी में आप देखते हैं वाक लिखा है लेकिन वाल्क है, एल का प्रयोग है। इसी प्रकार हाफ है, यहाँ क्या है एल का प्रयोग है। मार्क्स है, यहाँ एक्स का प्रयोग आ गया। तो ये सब क्या है, रोमन लिपि वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन हमारी हिंदी में जो बोला जाता है, जो लिखा जाता है, जो कहा जाता है, यानी हर चीज में क्या है समानता देखने को आपको मिलेगी। नागरी लिपि में एक धुन के लिए एक ही लिपि चिन्ह होता है, इसलिए सीखने में आसान है। जबकि रोमन में छोटे बड़े और लिखने तथा छापे मुद्रण के 2 अलग अलग, इस प्रकार कुल मिलाकर 4 स्वरूप मिलते हैं। इतना ही नहीं, रोमन लिपि में एक ही ध्वनि चिन्ह 2 लिपियों का बोध कराता है। जैसे BUT बट है, इसमें यू से आ का भी बोध होता है
तथा PUT पुट है, इसमें है यू का, जो यू लिखा हुआ है तो यू से ऊ का बोध होता है, यानी क्या है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। लेकिन हमारी हिंदी देवनागरी में क्या है, का के लिए सिर्फ आपको का ही मिलेगा, खा के लिए खा ही मिलेगा, PUT पट, BUT बट, LUT लुट, ये सब यहाँ नहीं होने वाला है। इसकी लिखावट कलात्मक है, नेत्राकर्षक है, तुरालेखन है, आशुलेखन है, अनुकूलन है, ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं। मुद्रण एवं टंकण की दृष्टि से देवनागरी आज पूर्ण समर्थ लिपि है। इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए तो स्वतंत्र चिन्ह है ही, जैसे अंगा, इया, अड़ा, नामा, इनको अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं, जो इतनी संख्या में संसार की किसी भी अन्य लिपि में नहीं है। साथ ही विभिन्न मात्रा में स्वरों के नासिकीकरण के लिए अनुस्वार, चंद्रबिंदु जैसे चिन्हों की उपस्थित इसकी ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णता को पराकाष्ठा पर पहुंचा देते हैं। ध्वनिग्राम दृष्टि से भी देवनागरी कैसी है, पूर्ण वैज्ञानिक लिपि है। इस प्रकार उपर्युक्त विशेषताओं को देखने में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वाधिक प्रामाणिक लिपि है। ये तो इसकी विशेषताओं की बात हो गई, लक्षणों की बात हो गई, लेकिन क्या है, फिर भी कुछ त्रुटियां देखने को मिलती हैं, कमियां देखने को मिलती हैं। अब हम उन त्रुटियों को देखेंगे, उनके ऊपर नज़र डालेंगे। क्या त्रुटियां हैं? वैज्ञानिक लिपि में एक धुन के लिए एक ही चिन्ह होना चाहिए। नागरी में कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक चिन्ह हैं, जैसे अड़ा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, रा के रूप हैं, शा कई प्रकार का है, छा है, छा 2 प्रकार का है, ला भी 2 प्रकार से लोग लिखना शुरू कर दिए थे, आदि। यानी क्या है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके लिए एक से अधिक प्रकार से लिखने का प्रयास किया गया। फिर जो है कंठ, तालव्य, ओष्ठ जैसे विभाजन अधिगम में व्याघात उत्पन्न करते हैं। व्याघात मतलब सीखने में परेशानी या कठिनाई उत्पन्न करते हैं। देवनागरी लिपि में रेफ, रा का विधान काफ़ी जटिल और दोषपूर्ण है। यानी एक ही रा के कई रूप मिलते हैं, जैसे राम में एक ये रा लगा है, प्रकाश में ये दूसरा रा है, धर्म में तीसरा रा है, कृष्ण में चौथा रा है, राष्ट्र में 5वां रा आप देख रहे हैं। ये क्या है, बहुत अधिक न्याय संगत नहीं है। फिर है वैज्ञानिक लिपि में अक्षरों की समानता के कारण भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में भी क्या है, ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। जैसे खा, इसके पढ़ने में कभी क्या है, रा और वा का भ्रम हो जाता है। जैसे खा को हम रव पढ़ें, जैसे खाना, तो खाना अगर ऐसे लिख दिया तो हो जाएगा रवाना। ऐसे ही माँ और भा में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, घा और धा में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैज्ञानिक लिपि में अक्षर उसी क्रम में लिखे जाने चाहिए जिस क्रम में वे बोले जाएं। नागरी लिपि में तो क्या होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषे ऋषि, ए ऐ की मात्राएं भी इस दृष्टि से अवैज्ञानिक हैं, क्योंकि वे दाईं ओर से न दी जाकर ऊपर नीचे से दी जाती हैं। किंतु छोटी ई की मात्रा काफ़ी जटिल है, क्योंकि ये अपने स्थान से कभी 2, कभी 1, कभी 3 स्थान पहले लिखी जाती है। जैसे की, प्रिय, चंद्रिका, यानी कि 1 वर्ण के पहले है, प्रिय 2 वर्ण के पहले है, चंद्रिका 3 वर्ण के पहले है, जो भी क्या है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर जो है नागरी लिपि में अनुस्वार के प्रयोग में एक रूपता नहीं है। यानी अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें भी एक रूपता नहीं है। जैसे आप देखते हैं, ये पंप है और इधर भी पंप है, ये चंद्र है, इधर भी चंद्र है, ये गंगा है, इधर भी गंगा है। यानी एक ही चीज़ के 2 प्रयोग आप देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे नागरी लिपि में सुधार के प्रयत्न क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या प्रयास समय समय पर किए गए हैं। एक लंबी यात्रा के बाद देवनागरी लिपि आज इस रूप को प्राप्त कर सकी है।
अपने इस लंबे विकास क्रम में इसे अनेक संतों, विचारकों, भाषाविदों, विद्वानों ने अनेक सुझाव दिए हैं, अनेक प्रयोग किए हैं। क्या क्या प्रयोग किए हैं ये अब हम देखेंगे। ऐसे प्रयोगों को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कुछ व्यक्तिगत प्रयत्न किए गए हैं, फिर कुछ संस्थागत प्रयत्न हैं, फिर कुछ सरकारी प्रयत्न हैं। व्यक्तिगत प्रयत्न मतलब जो है किसी का निजी विचार हो सकता है। संस्थागत कोई तमाम सारे लोगों के जो संस्थाओं का गठन किया है उनके कई सारे लोगों के एक मत हो सकते हैं। सरकारी प्रयत्न जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, सरकार ने क्या प्रयास किए गए हैं। फिर जो है अब हम देखेंगे क्या व्यक्तिगत प्रयास लोगों ने इसके लिए किया है। जिन लोगों ने नागरी लिपि में सुधार के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए उनमें लोकमान्य तिलक, सावरकर बंधु, श्रीनिवास दास, डॉक्टर गोरख प्रसाद, काका कालेलकर एवं डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी के नाम आते हैं। लोकमान्य तिलक ने सन 1904 से 1926 तक अपने पत्र केसरी द्वारा इस दिशा में अन्वेषी कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप 160 टाइपों का तिलक टाइप अति प्रसिद्ध हुआ। इसी क्रम में सावरकर बंधुओं ने क्या किया, आ को आधार मानकर 12 खड़ी तैयार की। जो आप पढ़ते थे कक्का किक्की कुक्कू, तो इसको कौन लाया, सावरकर बंधुओं ने। काका कालेलकर ने इसका समर्थन किया। गांधी जी के हरिजन सेवक में भी इसका अमल किया गया, किंतु इस सुझाव को देशव्यापी समर्थन नहीं मिलता है। काशी के श्रीनिवास दास ने अल्प प्राण व्यंजन ध्वनियों जैसे का, गा, जा, टा, दा, पा, बा के नीचे एक चिन्ह विशेष जोड़कर उन्हें महाप्राण बनाने का सुझाव दिया, जैसे का से क्री, गा से ग्री आदि। लेकिन इससे नागरी लिपि की कलात्मकता में विकृति आने का भय था, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी क्या करते हैं, इन्होंने बताया नागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया, किंतु ऐसा करने से देवनागरी लिपि के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जाता, इसलिए इनके विचारों को भी समाप्त कर दिया गया, स्वीकृति नहीं मिलती है। अब हम देखेंगे संस्थागत क्या प्रयास किए गए हैं। नागरी लिपि के सुधार की दिशा में कुछ संस्थाओं की विशेष भूमिका रही है, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने क्या सुझाव दिए हैं। 1935 में इंदौर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसके संयोजक थे काका कालेलकर और अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इस समिति ने 14 सूत्री सुझाव दिए थे, जिसमें पहला है कि लेखन में शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नहीं है, किंतु छपाई में इनका प्रयोग अनिवार्य माना जाए। यानी जैसे आप किसी शब्द को लिखते हैं, उसके ऊपर आप लाइन खींचना चाहें तो ठीक है, नहीं खींचना चाहें तो भी ठीक है। फिर जो है उच्चारण क्रम के अनुसार वर्ण ध्वनि लिखी जाए, जैसे ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं वर्ण के ठीक ऊपर न लगाकर शब्द के दाहिनी ओर तनिक हटाकर लगाई जाएं, जैसे मेरा, भारे। फिर है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषे, ऋषि की मात्राएं भी वर्ण के ठीक नीचे न लगाकर तनिक दाहिनी ओर लगाई जाएं, जैसे दूध, मात्र आदि। फिर इसके उपरांत संयुक्त व्यंजनों में पा व्यंजन रा को पूरा लिखा जाए, जैसे परेम आप देख रहे हैं। फिर उसके उपरांत अनुस्वार एवं अनुनासिक चिन्ह भी जो ये अक्षर की दाहिनी ओर हटाकर लगाए जाएं, जैसे कि मंदिर आप देख रहे हैं। संयुक्त व्यंजनों का क्रम उच्चारण क्रमानुसार रहना चाहिए, जैसे हरास आप लिखते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हरास का ये दूसरा रूप। पूर्ण अनुस्वार के लिए इस प्रकार, यानी शून्य जैसा, अनुनासिक के लिए मात्र बिंदु का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार के सुझाव सामने आते हैं। फिर उसके उपरांत का, खा, गा, जा, फा, डा, ढा के साथ नुक्ते का प्रयोग किया जाए, यानी इन वर्णों के नीचे क्या है, एक बिंदी जैसा प्रयोग किया जाए।
वर्तमान खा के स्थान पर गुजराती खा का प्रयोग किया जाए। रि से ऋषि झा, रा की जगह मराठी आ, झा अणा प्रयुक्त किए जाएं। इसी प्रकार ला की जगह ये वाला ला, छा की जगह आधा का और शा का प्रयोग किया जाए। विराम चिन्हों का प्रयोग प्रचलित रूप से किया जाए, परंतु पूर्ण विराम को खड़ी पाई के रूप में लिखा जाना चाहिए। और हम देखेंगे घा, माँ का धा, भा से भेद प्रकट करने के लिए शिरोरेखा को क्या है, लिखावट में गुजराती के घुंडीदार रूप में लिखा जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये धा है, ये भा है, घुंडीदार धा है, घुंडीदार भा है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या है, धा और भा में कोई हमको अंतर ही नहीं नजर आएगा। इन सुझावों को नागरी प्रचारणी सभा एवं स्वयं साहित्य सम्मेलन का काफी विरोध झेलना पड़ता है और अंततः इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका, अर्थात इनको लागू नहीं किया गया। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने इसका प्रचार भी किया, किंतु इसे शिक्षित समुदाय का समर्थन नहीं मिला। आगे चलकर 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि में सुझाव के लिए एक आयोजन किया, किंतु इसमें भी कुछ व्यक्तिगत सुझावों को मान लेने के अलावा कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अब हम जानेंगे देवनागरी लिपि में सुधार के लिए सरकारी स्तर पर क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं। नागरी लिपि सुधार समिति 1941, इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव जी ने की थी। हिंदुस्तानी शीघ्र लिपि तथा लेखन यंत्र समिति ये प्रयास केंद्रीय सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयत्न इसके अंतर्गत क्रमशः 1947, 48, 49 में पहली, दूसरी, तीसरी समितियां गठित की गई। हिंदी निदेशालय द्वारा प्रसारित मानक लिपि, कंप्यूटर हेतु स्वीकृत सीडेक की लिपि माला। सरकारी स्तर पर गठित समितियों ने पूर्ववर्ती व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयत्नों की छानबीन करते हुए उनके प्रति अपनी टिप्पणी व्यक्त की और क्या क्या कहा है, सब कुछ देखने के बाद में व्यक्तिगत प्रयत्न जो हुए उस पर भी चिंतन हुआ, संस्थाओं के जो प्रयास हुए उस पर भी चिंतन किया गया और जो सरकारी प्रयास हुए उस पर भी चिंतन हुआ। फिर उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला। आ की 12 खड़ी का प्रयोग भ्रामक है, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। शिरोरेखा का प्रयोग लेखन में भले न हो किंतु मुद्रण में अनिवार्य रूप से किया जाए। मुद्रण मतलब कि छपाई में। अनुस्वार के लिए बिंदु, अनुनासिक के लिए वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाए, जैसे मंजू, चंदन, कंठ। रा और वा का भ्रम मिटाने के लिए खा के निचले हिस्से को मिला करके लिखा जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है। ला का प्रयोग ठीक है किंतु ला का प्रयोग गलत है, यानी ये वाला ला गलत है और ये वाला ला सही है। घा और मां से अलग करने के लिए धा और भा में ऊपर गोल घुंडी लगाई जाए, जो कि आज भी प्रयुक्त हो रही है। फिर है रा एवं अणा में अणा का भ्रम किया जाए, यानी क्या है, इससे भ्रम हो जाता है तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है इस वाले अणा का प्रयोग किया जाए। आप देखते हैं जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें क्या है, इस प्रकार के अणा का भी प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर का, गा, खा, जा, फा ध्वनियों को देवनागरी में भी उसी के रूप में लिखने का प्रयास किया जाए, यानी इसके नीचे ये जो है नुक्ता लगाया जाए, ठीक है। लेकिन क्या है, अपनी देवनागरी की जो लिपि के जो वर्ण हैं उनमें भी ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उसके उपरांत देवनागरी अंकों में 1 से 8 का रूप ही मान्य है। विराम चिन्ह अंग्रेजी के स्वीकार कर लिए जाएं, लेकिन पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग न कि रोमन चिन्ह बिंदु का प्रयोग होना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी ने इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र के अंतर्गत
देवनागरी का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं, क्या क्या सुधार समय समय पर किए गए हैं, आपने देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र पसंद आएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सत्र को देखने के बाद कृपया वीडियो के ऊपर लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य किया करें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दर्ज करें, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ कक्षाओं को आपके सम्मुख रख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।